Hello guys, welcome to Geogyan. Today we are going to study about space and solar system. और ये जो टॉपिक है ये बीएससी जियोलॉजी के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये फर्स्ट टॉपिक ही है उनका। तो स्पेस क्या है? स्पेस एक बाउंडलेस एक्सपेंशन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बाउंडलेस थ्री डायमेंशनल तीनों दिशाओं में इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये हुआ स्पेस। अब जब भी अपन स्पेस की बात करते हैं तो अपने दिमाग में आता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स जो ऑल स्पेस है, जितना भी स्पेस है वो टाइम हो गया और जो भी मैटर है, मैटर मतलब जो भी चीज़ें हैं, पृथ्वी, तारे वगैरह, सब ये सब क्या है? यूनिवर्स है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 13 बिलियन ईयर अगो 13 अरब साल पहले बिग बैंग द्वारा यूनिवर्स बनी और ये बढ़ती ही जा रही है। ये बढ़ती ही जाएगी, एक्सपेंशन होता ही जाएगा और ऐसा माना जाता है ये लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर बढ़ी है। 10 बिलियन लाइट ईयर ये अब तक बढ़ चुकी है। अब जब अपन यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स में क्या क्या होता है? यूनिवर्स में पाई जाती हैं बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, गैलेक्सीज। अब यूनिवर्स में गैलेक्सीज भी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती हैं। तो गैलेक्सीज क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार्स से बनती हैं गैलेक्सीज। बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर बनाते हैं गैलेक्सीज। तो स्टार क्या है? स्टार बनते हैं अपने नेब्यूला से। जो नेब्यूला होते हैं उनसे बनते हैं। नेब्यूला को होते हैं गैसियस क्लाउड होते हैं, गैसियस क्लाउड्स होते हैं नेब्यूला। तो ये हो गई अपना स्पेस और ये थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अब अपन बात करते हैं सोलर सिस्टम। तो जैसा हमको पता है कि हर एक स्टार के चारों साइड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में। ऐसा जरूरी नहीं हर एक स्टार के, पर ऑलमोस्ट अधिकतर स्टार्स के चारों साइड। तो इसे बोलते हैं अपन प्लेनेटरी सिस्टम। तो अपना भी एक स्टार है जैसे अपन सन बोलते हैं। तो सन के चारों साइड जो प्लेनेट मूव करते हैं और बाकी की भी जो बॉडी रहती हैं, तो उस प्लेनेटरी सिस्टम को अपन ने नाम दिया है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के बारे में अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इसकी एज क्या है। तो इसकी लगभग जो एज है वो मानी जाती है 4.5 to 5 बिलियन ईयर। इस सोलर सिस्टम की एज मानी जाती है। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन की बात करें तो ये किस गैलेक्सी में पाया जाता है? जैसे ये स्टार है, अपना भी स्टार है, तो ये किस गैलेक्सी में पाया जाता है? तो ये जो गैलेक्सी में पाया जाता है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब अपना सन मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। अब जैसे सन के चारों साइड प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, वैसे ही गैलेक्सी के सेंटर, जिसे अपन गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं, उसके चारों साइड ये प्लेनेटरी सिस्टम, जो भी प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में। तो इस गैलेक्टिक सेंटर में जो अपने मिल्की वे, उसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके चारों साइड सन और बाकी के गैलेक्सीज के स्टार उसके अलोंग मूव कर रहे हैं। तो इस गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर से जो अपने सन की दूरी है वो लगभग कितनी? 27,000 ±1,000 लाइट ईयर। ये क्या है? इसकी दूरी है गैलेक्टिक सेंटर से इसकी दूरी है। अब अपन थोड़ी बहुत और बात करते हैं, जैसे कि ये किस स्पीड से मूव करता है और ये किस समय में ये पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। तो ये लगभग 220 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये ऑर्बिटल स्पीड है इसकी, ये 220 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी ऑर्बिटल स्पीड है। और 250 मिलियन ईयर में लगभग ये अपना 220 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी ऑर्बिटल स्पीड है और 250 मिलियन ईयर में लगभग ये अपना एक फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट करता है सूर्य गैलेक्टिक सेंटर के। अब सोलर सिस्टम में और क्या चीज़ें होती हैं? सोलर सिस्टम में अपन ने देखा कि सन होता है,
ठीक है, मेन चीज़ तो वही आखिरकार सन। फिर उसमें काफ़ी प्लैनेट्स भी हैं। प्लैनेट्स के बाद प्लैनेट्स के मून्स हैं, मून्स और मूनलेट्स हैं, मूनलेट्स। फिर मूनलेट्स जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, छोटे उपग्रह होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स को मून्स बोलते हैं। और उसके बाद डॉट प्लैनेट्स होते हैं, डॉट प्लैनेट्स। फिर एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स। कॉमेट्स पाए जाते हैं, धूमकेतु वगैरह। और काफ़ी मात्रा में कॉस्मिक डस्ट पाई जाती है, और भी बहुत सी चीज़ें ईटीसी, जो कि अपन आगे चल के बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि बीएससी में पूछा जाता बच्चों से, और बहुत से बच्चे ये भी नहीं कर पाते, सोलर सिस्टम का डायग्राम। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बीच में अपन ने सन बनाया, अब ये ऑर्बिट बना दिया, ये ऑर्बिट, ये अपन ने एस्ट्रॉइड बेल्ट बना दिया। उसके बाद ये बाकी के ऑर्बिट बना देते हैं, ये तो अभी मैं रफली बना रहा हूँ, आप इसे और अच्छे से बना देना, पर काफ़ी बच्चे तो पता नहीं क्या बनाते हैं। तो ये हो गया ऑर्बिट। तो ये जो पहला है, इसे मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर 1। फिर ये नंबर 2 थोड़ा बड़ा, नंबर 3 उससे भी थोड़ा बड़ा, नंबर 4 थोड़ा छोटा। फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, नंबर 5। ये हुआ नंबर 5। नंबर 6, ये हुआ नंबर 6। फिर नंबर 7, नंबर 8, 6, 7, 8। तो टोटल कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं। पहला कौन सा है? ये होगा, आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। तो ये होगा सोलर सिस्टम में, ऐसा आपको बना लेना है। तो नंबर 1 कौन सा होगा? मर्क्यूरी। नंबर 2 क्या हो जाएगा? वीनस, हिंदी में इसे बुध बोलेंगे, शुक्र बोलेंगे। थर्ड अपनी पृथ्वी, जैसे अर्थ बोलते हैं। फोर्थ मार्स, रेड प्लेनेट भी बोलते हैं इसे, मंगल। पांचवा हुआ है अपना जुपिटर, जुपिटर जैसे बृहस्पति बोलते हैं। सिक्स्थ हुआ है अपना सैटर्न, जैसे शनि ग्रह बोलते हैं। सेवेंथ अपना क्या हो जाएगा? यूरेनस, जैसे अरुण बोलते हैं। और आठवां नेपच्यून, जिसे वरुण बोलते हैं। अब दोस्तों, बीएससी की जो बुक्स हैं वो काफ़ी समय से अपडेट नहीं की गई हैं, जिसके कारण उसमें आज भी इतने सालों बाद 9 प्लैनेट्स बताते हैं, एक प्लूटो बताते हैं, नवा प्लैनेट। लेकिन 2006 में आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि प्लैनेट्स की उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। उन्होंने 3 क्राइटेरिया रखे जिन्हें फुलफ़िल करना हर ग्रह के लिए, हर प्लैनेट के लिए कंपलसरी था। लेकिन उनमें से एक क्राइटेरिया पर प्लूटो फेल हुआ है। तो पहला क्राइटेरिया यह था कि जो ग्रह हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करें अपनी ऑर्बिट में, तो वो करता था। दूसरा, उनमें अपनी इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो थोड़ी राउंडनेस शेप हो जाए। तो वो ये दूसरा पॉइंट भी उसने फुलफ़िल किया था। लेकिन जो तीसरा क्राइटेरिया जिसमें वो फेल हुआ था वो यह था कि उसकी जो ऑर्बिट है किसी दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो प्लूटो है वो नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करता है, जिसके कारण उसे प्लैनेट्स की श्रेणी से हटाया गया और उसे डॉट प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। अब जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन सबको हम इनर प्लैनेट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और जो लास्ट के 4 हैं, कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें अपन सुपीरियर और आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और इनमें डिफरेंस क्या, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि इनका जो स्मॉलर साइज़ रहेगा, ये बिगर साइज़ है, बड़ा साइज़ है। इनका जो डेंसिटी रहती है टेरेस्ट्रियल की वो ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। और इनके जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रहेंगे, नेचुरल सैटेलाइट्स मून बोलें जैसे, तो वो काफ़ी कम रहते हैं। जैसे इन दोनों के तो है ही नहीं, इन दोनों के 1, 2, और ये इनके ज़्यादा रहेंगी सैटेलाइट्स, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो ये होगा सोलर सिस्टम। तो
तो ये रहा सोलर सिस्टम का डायग्राम। अच्छा, इसमें सोलर सिस्टम के लिए जो मार्स और जुपिटर के बीच ये जो प्लैनेट लाइक रॉक बॉडी रहती हैं, इन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं इनको, इन रॉक बॉडी को। और नेपच्यून के बाद क्यूपर बेल्ट रहता है सोलर सिस्टम का, जिसकी सन से दूरी रहती है लगभग 30 AU। 30 AU AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहती है। 1 AU होता है अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से सन के बीच की एवरेज दूरी रहती है, डिस्टेंस रहती है। तो ये क्यूपर बेल्ट रहता है इसके बाद, जो कि 30 AU है, और जो कि अपना जो सोलर सिस्टम है उसकी जो टोटल डिस्टेंस अप्रोक्स 150 AU है। 150 AU जो इसकी टोटल सन, जो इसकी रेडियस बोल सकते हैं 150 AU। तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है सोलर सिस्टम। और फिर जो नेपच्यून के बाद जो रॉक बॉडी पाई जाती है, इसे ट्रांस नेपच्यून और बोलते हैं, TNO, ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स, जिसमें प्लूटो भी शामिल है। और फिर उसके बाद भी और जो सोलर सिस्टम में रॉक बॉडी आती है उसे सैडनॉइड्स बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में TNO ही है, ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट ही हैं। बट इनकी जो अप्रोक्स दूरी रहती है वो 30 AU है, और इनकी लगभग 30 AU 50 AU के बाद वाले इनको सैडनॉइड्स कहा जाता है। तो ये रहा आपका सोलर सिस्टम का डायग्राम। ये आपको बता दूं, जो ग्रह रहते हैं प्लैनेट्स, वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो ये होगा इलिप्टिकल पाथ। तो इसमें आपको थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। और ये सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है सन तक की, वो कहलाती है पेरिहेलियन। और यहाँ से सन से यहाँ तक की इसे बोलते हैं एपेहेलियन। और यहाँ से इस सेंटर तक की दूरी को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। जो मैं आपको बता रहा था ना 1 AU पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस, वो सेमी मेजर एक्सिस में 1 AU रहती है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो अब शुरू में कैसी थ्योरी चलती थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जियो पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो ऐसी थी कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य और बाकी के प्लैनेट्स उसके चारों साइड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने 1490 में इसे गलत साबित किया और उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य बीच में और बाकी पृथ्वी और बाकी ग्रह उसके चारों साइड मूव करते हैं। और इसे केपलर द्वारा प्रूफ किया गया बाद में। और ये सब तो ठीक है, लेकिन जो अपने इंडियन साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट ने 950 सन 950 या 950 AD में ही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी थी। और यहाँ तक कि उन्होंने काफ़ी हद तक ग्रहों का प्रेडिक्शन भी कर दिया था सही। अब थोड़ा सन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो सोलर सिस्टम का मेन तो वही है। तो सन देखते हैं अपन। सन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इंटरनेट से गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछते भी नहीं हैं अलग से, सन या फिर अर्थ का पूछ लें या किसी भी प्लेनेट का अलग से नहीं पूछते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको सन की और केवल अर्थ की दूंगा। और यदि आपको बाकी के प्लेनेट्स की चाहिए तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना लूँगा। तो सन क्या है? सन एक स्टार है। किस टाइप का स्टार? इनके लिए एक स्पेक्ट्रल टाइप होता है, स्पेक्ट्रल टाइप, जिसके द्वारा स्टार्स को पहचाना जाता है। तो ये G2b टाइप का स्टार है। तो जो स्टार रहते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, O, B, A, F, G, K, M। तो ये G प्रकार का तारा है, स्टार है। और यहाँ से O से M तक जाने पर स्पेक्ट्रम, एनर्जी, साइज सब कम होता जाता है। मतलब जो O प्रकार का है वो सबसे पावरफुल स्टार रहेगा। अब दूसरी बात सन के बारे में, जो कि टेम्परेचर देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें वैसे तो डेंसिटी, मास, डायमीटर वो सब आप देख सकते हैं। तो टेम्परेचर जो सेंटर में रहता है,
सेंटर में टेम्परेचर वो रहता है 1.57 इंटू 10⁻⁷ केल्विन, ये रहता है फोटोस्फीयर सेंटर का टेम्परेचर। देन कोरोना, कोरोना जो कि बाहरी सतह को बोलते हैं सन की, उसमें अप्रोक्स 6000 केल्विन उसका टेम्परेचर रहता है। अब सन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो टोटल सोलर सिस्टम का मास है उसका 99.86% मास क्या है, सन है। अब अप्रोक्स 73% इसमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। एंड अप्रोक्स 25% इसमें क्या पाई जाएगी, हीलियम पाई जाएगी। एंड जो कि बची हुई है उसमें अब हैवी एलिमेंट्स आ जाते हैं। हैवियर एलिमेंट्स जैसे कि कौन कौन से, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन, फिर उसमें क्या आ जाएगा, नियॉन भी आ जाती है, और आयरन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC ऐसे आ जाती हैं। अब जो सन है वो मिडिल एज्ड है, मिडिल एज स्टार है। मिडिल एज स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो एज है वो 4.5 to 5 बिलियन है, मतलब सोलर सिस्टम की एज जी अपने सन की एज है। तो ये है मतलब कि ये इतना जी चुका है और इतना ही और आगे जिएगा। अब जब सन अपनी उम्र के लास्ट में हुआ तो ये जाइंट बन जाएगा, रेड जाइंट, मतलब ये बहुत बड़ा, जैसे अभी ये इसका साइज इतना है तो ये इतना हो जाएगा, और ये इतना बड़ा होगा कि वो मर्क्यूरी, वीनस एंड जो अर्थ की ऑर्बिट है उसे एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब कि उसे समाहित कर लेगा। ऐसा माना जाता है कि अर्थ की ऑर्बिट भी हो सकती है, पर इन दोनों की तो होगी ही। तो ये क्या हो जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा। और फिर ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, और ये सिकुड़ के छोटा सा हो जाएगा अपने साइज से, अभी के साइज से छोटा, जैसे कि बोलेंगे वाइट डॉर्फ, मतलब ये चमकेगा लेकिन उतनी एनर्जी उसमें नहीं रहेगी, ये छोटा हो जाएगा, वाइट डॉर्फ हो जाएगा। तो ये होगा सन। अब अपन थोड़ा प्लैनेट्स में ओनली अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ, तो अर्थ जैसा कि आपको मालूम है ओनली प्लेनेट फॉर लाइफ, और अर्थ में मतलब जीवन के लिए केवल एकमात्र ग्रह है अर्थ। और इसकी एज की बात करें तो ये भी अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर है, बिलियन ईयर। और इसकी एज का पूरा टॉपिक है आपके BSc में, तो ये इसकी पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। और अर्थ की जो सूर्य से डिस्टेंस है सन से, वो अपन देखते हैं। तो जो आपको मैं बता ही चुका हूँ, सेमी मेजर एक्सिस कितनी है, 1 AU इज अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर। एंड एपेहेलियन कितनी है इसकी, 152.1 मिलियन किलोमीटर। और यदि AU में बात करें तो ये कितनी, 1.017 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड पेरीहेलियन कितनी है, पेरीहेलियन कम ही होगी, कितनी, 149 नहीं 147 अप्रोक्स मिलियन किलोमीटर। और AU में कितनी होगी, 0.98 AU, ये इसकी डिस्टेंस है सूर्य से। अब इसकी आप रेडियस वगैरह वो बाकी की जो भी चीज़ें हैं, ऑर्बिटल टाइम, ऑर्बिटल स्पीड, वो सब आप देख लेना, नेट पर पूछते ही नहीं है एग्ज़ाम में। अब दूसरी प्लैनेट्स में केवल अर्थ देख रहा है, अब सैटेलाइट्स देखें, मून्स और मूनलेट्स। तो अपनी मर्क्यूरी टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में ओनली 6 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स मून है। मर्क्यूरी वीनस का है ही नहीं, अर्थ का एक है जिसे मून ही बोलते हैं अपन, ठीक है। और फिर अपना मार्स के कितने हैं, 2 हैं। फिर जुपिटर के 79, सैटर्न, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न के ही हैं, 82। देन यूरेनस के कितने हैं, 27। देन नेपच्यून के कितने हैं, 14। तो ये रहा है टोटल सैटेलाइट्स प्लैनेट्स की। देन अब प्लैनेट्स के बाद मैंने आपको बताया था डॉर्फ प्लैनेट, सैटेलाइट्स। डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स वो होते हैं जो कि ना तो प्लैनेट हैं, जिस नाइदर प्लैनेट्स नॉर सैटेलाइट, अरे
सैटेलाइट्स। अब डॉग प्लैनेट्स में प्लूटो आपने नाम सुना ही है, देन सेरस वगैरह है मैन, वैसे ये हुआ है। अब सैटेलाइट्स के बाद आ जाते हैं अपन एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड मैंने आपको बताया था, एस्टेरॉइड्स, सही लिख रहा हूँ कि नहीं, एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो रॉक बॉडी रहेंगी जितनी भी, उन्हें एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, जो कि प्लैनेट से काफ़ी छोटे होते हैं। और ये हुआ एस्ट्रॉइड्स। देन कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स जो कि सूर्य के पास से निकलने पर एक पूंछ जैसे बनाते हैं, टेल कुछ इस तरीके से दिखते हैं जब सूर्य के पास जाते हैं, और ये जो टेल रहती है वो काफ़ी किलोमीटर लंबी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, टेल्ड स्टार भी बोलते हैं, टेल्ड स्टार्स, क्योंकि ये काफ़ी लंबी पूंछ दिखती है और क्लियरली आप इसे देख सकते हैं, टेल्ड स्टार। और एक टेल्ड स्टार का आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है, हेलिस कॉमेट, जैसे अपन एवरी 76 ईयर में देख सकते हैं, और ऐसे ही काफ़ी कॉमेट्स सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। अब उसके बाद मीटियोराइट्स, मीटियोर्स क्या होते हैं, जिन्हें आप शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, टूटते हुए तारा, शूटिंग स्टार्स। जब कोई रॉक फ्रेगमेंट पृथ्वी के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगता है, और जलता हुआ ऐसा लगता है तारा टूट के गिरा है, तो उसे शूटिंग स्टार कहते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। और यदि ये मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाए तो ये मीटियोर्स हो गए, और यदि वो पृथ्वी की सतह से टकरा जाए तो इसे क्या बोलेंगे, मीटियोराइट्स बोलेंगे, मीटियोराइट्स। और जिस जगह पे ये टकराता है उस जगह बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर, लेकिन मीटियो क्रेटर बोलते हैं। तो ये हुआ मीटियोर और ये मीटियोराइट्स हुआ है। अब इसमें और कुछ खास है नहीं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एंड स्पेस, जो कि आपके बीएससी में पूछा जाता है, और काफ़ी, और इससे हट के और कहीं कुछ नहीं पूछा जाता आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।